आज हम लोग इस वीडियो में 80 दिन का जो सीरीज चल रहा था, 80 दिन का सीरीज में आज हम लोग पार्ट 5 को अध्ययन करेंगे। ठीक है, पार्ट 5। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट यानी प्रत्येक विषय से हम लोग 20 प्रश्न जो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो हम लोग आरंभ करते हैं। पार्ट 5 का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इतिहास सब्जेक्ट है। ठीक है, तो 1 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हम लोग दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश मुहरे, ठीक है, यानी जो अधिकांश जो मुहर होते थे वह किससे बने होते थे, तो याद रखिएगा सेलखड़ी से। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो मुहर होते थे वह किससे बने होते थे, तो सेलखड़ी नामक पत्थर। सेलखड़ी क्या है, तो एक पत्थर का नाम है। ठीक है, सफेद पत्थर, इसी की सहायता से जो मुहर उस समय बनाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्वविद कौन थे। अच्छा, उससे पहले आपको बता दिए कि ये जो 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम डायरेक्टर। ठीक है, एक और याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, उसके लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, 1921 में। किसने किया था, तो दयाराम साहनी। ठीक है, करे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्वविद कौन थे, यानी उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर कौन थे, तो याद रखिएगा जॉन मार्शल। कौन थे, जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जॉन मार्शल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रथम डायरेक्टर कौन थे, तो अब आप कहिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। या फिर भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किससे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है, इस शिलालेख को हम लोग अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलेख। मतलब इस शिलालेख क्या होता है, तो वह लेख जो बड़े बड़े पत्थर पर लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई जानकारी जो है पहले पत्थर पर लिखा जाता था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे लंबे अभिलेख है उसमें चिन्हों की संख्या कितने है, तो याद रखिएगा 26। कितनी है, 26 से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस राज्य में है। तो आपको बताए थे कुछ हड़प्पा सभ्यता के शहर का नाम, जिसमें आपका था धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, उसके बाद से और था बनावली। ठीक है, तो ये सभी जो है किस जो है राज्य में, तो याद रखिएगा, जैसे धौलावीरा की अगर बात की जाए या फिर लोथल की बात किया जाएगा, तो धौलावीरा गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल किस राज्य में, तो लोथल किस राज्य में, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनावली किस राज्य में, तो हम लोग देखे इसके पहले जस्ट हम लोग देखे बनावली किस राज्य में, बनावली जो है हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में कौन सा है, तो बनावली। ठीक है, बनावली। चलिए आगे, इतिहास का हम लोग आज 5 प्रश्न समाप्त हुआ। अब हिंदी विषय का, ठीक है, अभी हम लोग
हिंदी विषय का 5 प्रश्न हम लोग देखेंगे। किस विषय का? हिंदी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट आप समझ लीजिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन थे। तो उसने, यानी आपकी किताब का दूसरा चैप्टर है। कौन सा? दूसरा चैप्टर है, उस पाठ का नाम है उसने कहा था। ठीक है, तो उसने कहा था पाठ की विद्या कौन सी है? पाठ की विद्या कौन सी है? तो आप कहिएगा कहानी है। कौन सी विद्या है? कहानी है। इस पाठ का लेखक कौन है? उसने कहा था पाठ का लेखक कौन है? तो वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, आपको एक चीज हम यहाँ पे बताते हैं, इसको आप पूरा ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन में कुल 3 कहानी लिखी है। कितनी? 3 कहानियां लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो था सुखमय सुखमय जीवन, दूसरा था बुद्धू का कांटा, तीसरा था उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन में कुल कितनी कहानी लिखे? 3 कहानी लिखे। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। अब यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था। 1911 में प्रकाशित। बुद्धू का कांटा भी 1911 में प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था 1915 में। कब? 1915 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा एक दो पॉइंट और याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी जो है उनकी अमर रचना है। कौन सी? अमर रचना, या फिर कह सकते हैं कि यह एक कालियाजी रचना है। कालियाजी रचना, या फिर यह जो वह हिंदी कहानी में, या फिर हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। कौन सी कहानी? उसने कहा था। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, उसने कहा था जो कहानी है, इस पर विमल राय, किसने? विमल राय फिल्म भी बनाई है। किसने बनाई है? विमल राय। ठीक है, तो बस ये सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है? तो उनकी 3 कहानी प्रकाशित हुई है। तीनों का आप नाम याद रखिएगा। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, तो आपकी किताब में उसने कहा था दिया हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के प्रमुख निबंधकार थे? ठीक है, यानी यहाँ पे युग पूछा जा रहा है। जैसे एक चैप्टर में हम लोग को पढ़े थे बालकृष्ण भट्ट। कौन सा? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो हम लोग देखे भारतेंदु युग के थे। किस युग के? भारतेंदु युग का। फिर दूसरा चैप्टर में हम लोग को मिले चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह किस युग के है? तो याद रखिएगा द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के जो वह रचनाकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा फिर क्या? बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है? उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। कौन सी विद्या? कहानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? तो कर्म प्रधान कहानी। कैसी? कर्म प्रधान है, जहां पे लहना सिंह एक प्रेम के लिए अपने को युद्ध में कुर्बानी देता
ठीक है। तो एक कर्म हुआ कि वह लहना सिंह जो वह सूबेदारनी के बेटा और पति के लिए क्या कर दिया, खुद को कुर्बानी दे दी। तो यह क्या है, तो कर्म प्रधान कहानी है। 4 का बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी की शुरुआत कहाँ से हुआ था, आपको बताए थे। उसने कहा था कहानी की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो अमृतसर नामक शहर से हुआ था, जहाँ पे 8 वर्ष की लड़की, ठीक है, लड़की का उम्र कितना था, 8 वर्ष, और 12 वर्ष का लड़का, 12 वर्ष का लड़का, ठीक है, जो है वो क्या करते हैं, तो एक दुकान पे आकर मिलते हैं। ठीक है। तो इस कहानी में उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। ठीक है। तो आपको पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि प्रवास की कर सकते हैं आंतरिक, यानी भारत में आंतरिक प्रवास की 4 धारा होती है। आंतरिक प्रवास की कितनी धारा होती है, 4। ठीक है। एक होता है ग्रामीण से नगरीय, दूसरा होता है नगरीय से ग्रामीण, तीसरा होता है ग्रामीण से ग्रामीण, और चौथा होता है नगरीय से नगरीय। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रवास की कितनी धारा होती है, तब तो भारत में प्रवास की 4 धारा होती है। कितनी धारा होती है, 4 धारा होती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि होता क्या है। जैसे में आप इसे ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, तो वो 4 ही जो है वह धारा में जा सकता है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति गांव में है, तो गांव से शहर में जा सकते हैं, नगर में जा सकता है, या फिर किसी नगर में रहता है तो गांव में जा सकता है, या फिर गांव में रहता है तो दूसरे गांव में जा सकता है, या फिर नगर में रहता है तो दूसरे नगर में जा सकता है। तो इसी को जगह धारा कहा जा रहा है। ठीक है। तो भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं होती है, तो आप कहिएगा 4 धाराएं होती हैं। कितनी, 4। तो अब इसमें से आपको हम चीज बताते हैं कि देखिएगा कि जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष क्या होते हैं, तो अधिकतर गांव के जो पुरुष है ना, वो नगर में जाते हैं काम वगैरह करने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए। ठीक है। तो जो गांव से, ठीक है, गांव से नगर में अधिकतर कौन जाते हैं, तो पुरुष जाते हैं। या फिर पुरुष किस धारा में प्रवास करते हैं, तो गांव से नगर में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुरुष प्रधान धारा कौन सी है, पुरुष प्रधान, तो पुरुष प्रधान धारा कौन सी है, तो ग्रामीण से नगरीय। अब अगर पूछ दे महिला प्रधान धारा, क्या पूछ दे, महिला प्रधान धारा, तो आपको ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है। महिला प्रधान धारा, तो महिला प्रधान धारा क्या हो जाएगा, तो ग्रामीण से ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है। तो पुरुष प्रधान धारा ग्रामीण से नगरीय, महिला प्रधान धारा ग्रामीण से ग्रामीण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर जवाब देख लीजिए क्या होगा। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है, तो पुरुष प्रधान पूछा जा रहा है, तो ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण से नगरीय। ठीक है। अगर स्त्री प्रधान का आता है यहाँ पे क्वेश्चन स्त्री, तो आप कहते हैं ग्रामीण से ग्रामीण। ठीक है। चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में से कौन से स्त्री प्रधान, देखिए स्त्री प्रधान पूछ रहा है, तो ग्रामीण से ग्रामीण, यानी जो महिलाएं होती, स्त्री होती है, वह एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे ही वो प्रवास करते अधिक होता है। ठीक है। तो स्त्री प्रधान धारा ग्रामीण से ग्रामीण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ठीक है। अपकर्ष कारक नहीं है। तो देखो जन मतलब क्या होता है, लोग। तो लोग क्या होते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। ठीक है। लोग जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते हैं, कहने का मतलब है कि वह स्थानांतरण करते हैं।
एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो दूसरे स्थान को छोड़कर पहले स्थान पे आते हैं, तो उसी को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो देखो, जो स्थानांतरण होता है ना, इसका दो कारक होता है। कितना कारक होता है? दो। प्रवास के दो कारक होता है, एक होता है अपकर्ष और दूसरा होता है प्रतिकर्ष। अपकर्ष और प्रतिकर्ष। तो अपकर्ष क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखकर आकर्षित होकर, ठीक है ना, आकर्षित आकर्षित होकर, यानी जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र को या फिर किसी फायदा को चीज को देखकर आकर्षित होकर दूसरे जगह पे आ जाता है, आकर्षित होकर आ जाता है, तो उसे हम लोग अपकर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अपकर्ष। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज से परेशान होकर, यानी उस वजह से उस चीज को छोड़कर, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, यानी जहाँ पे आकर्षित होकर आता है वो अपकर्ष, जहाँ पे परेशान होकर जहां से जाता है वो प्रतिकर्ष। जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर आप इसको समझ लीजिए, एग्जाम्पल के साथ अगर हम आपको समझाएं, तो जैसे प्रतिकर्ष का आपको बताते हैं हम। जैसे मान लेते बाढ़ हुआ, तो जिस क्षेत्र में बार बार बाढ़ आएगा वहां से लोग तो मतलब एकदम परेशान हो जाएंगे, तो परेशान हो जाएंगे तो उस जगह को छोड़ देंगे, फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होकर जाएंगे तो प्रतिकर्ष कहलाएगा। चाहे यहाँ पे कहते हैं कि अशांति, क्या कहते हैं? अशांति, या फिर कहते हैं असुरक्षा, या फिर प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु। तो ये सभी जो चीज है, और भी है कोलाहल, झगड़ा, ठीक है, या फिर महामारी, कोई भी प्राकृतिक आपदा, ये सब क्या होता है? प्रतिकर्ष। यानी इन सभी से जो लोग है वो परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो परेशान होकर लोग क्षेत्र को छोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? प्रतिकर्ष। ठीक है, अब अपकर्ष में आप समझिएगा, अपकर्ष में आप समझिए। अब अपकर्ष, अपकर्ष में आपको बताते हैं कि जहां पे लोग आकर्षित होकर जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा, रोजगार, रोजगार के अवसर, ठीक है, अच्छी शिक्षा, रोजगार के अवसर, अनुकूल जलवायु, शांति। ठीक है, तो ये सभी जो अपकर्ष कारक है, आप देखिए अपकर्ष कारक को। ठीक है, सब क्या है? अपकर्ष कारक है, कि मतलब जिससे लोग जो है ना आकर्षित होकर उस क्षेत्र में चले जाते हैं। तो अच्छी शिक्षा, जहाँ पे अच्छी शिक्षा रहेगा वह लोग वहां पे जाएगा। रोजगार के अवसर, मान लेते हैं कि वहां पे रोजगार अगर ठीक ठाक है तो लोग वहां पे जाएंगे। अनुकूल जलवायु, यानी जलवायु अगर अनुकूल है, सही है, तो लोग वहां पे जाएंगे। शांति रहेगा, वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है वो अपकर्ष कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? यानी अपकर्ष नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अपकर्ष नहीं है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। अपकर्ष नहीं है तो देखो, रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, रहन सहन की निम्न, निम्न मतलब होता है कि एकदम कम, कमजोर। ठीक है, कम। तो बताइए कि जहां पे अगर रहन सहन की निम्न दशा होगा तो लोग वहां पे आकर्षित होकर जाएंगे, लोग वहां पे आकर्षित होंगे। मानते हैं कि रहन सहन की अगर दशा मतलब स्थिति सही नहीं है तो लोग वहां पे आकर्षित कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ से लोग परेशान होंगे। क्या होंगे? परेशान होंगे। तो लोग परेशान होकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष। ठीक है, अब देखो रहन सहन की अच्छी दशा है तो लोग यहाँ, अच्छी दशा है तो अच्छी है तो लोग जाएंगे, शांति रहेगा तो लोग जाएंगे, अनुकूल जलवायु तो लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी, यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष अभी आपको बताएं प्रवास के लिए। ठीक है ना, किसके लिए? प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष अपकर्ष किसके लिए? प्रवास के लिए। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार। यानी भारत में पुरुष जो है, यानी भारत में पुरुष जो है वह अधिकतर पुरुष वह दूसरे स्थान पे क्यों जाते हैं? दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं?
तो भारत में पुरुष जो है दूसरे स्थान पे क्यों जाते हैं, तो याद रखिएगा काम और रोजगार के कारण। क्यों जाते हैं, काम और रोजगार के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर महिला पूछता कि महिला प्रवास का मुख्य कारण, महिला प्रवास का मुख्य कारण, तो महिला प्रवास का मुख्य कारण विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है, विवाह। अपवाद में एक मेघालय याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग भूगोल के 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 5 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई। तो आपको बताया था संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में। किस योजना के तहत, तो आप कहिएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, 1946 में। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, तो अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, उसके बाद लॉरेंस, ठीक है, और अलेक्जेंडर लॉरेंस, और एक और जो थे उनका नाम था अलेक्जेंडर लॉरेंस, और एक और जो है नाम याद रखिएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है ना, क्या याद रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, याद रखिएगा लॉरेंस थे। ठीक है, तो अब चलते हम लोग क्वेश्चन पे। विभाजन के बाद, विभाजन कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के बाद। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई। तो आपको कल बताए थे कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। यानी संविधान को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए 389 सदस्य चुने गए। तो कितने, 389 सदस्य चुने गए थे। लेकिन बंटवारा के बाद, लेकिन विभाजन के बाद या बंटवारा के बाद यह संख्या घटकर 299 हो गई। कितनी हो गई, 299। यानी बाकी लोग जो थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए। ठीक है, याद रखिएगा विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई, 299। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 299। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चलिए इसको हम आप ऐसा समझ लीजिए कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। तो जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था उसका जो अध्यक्षता है वह सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। किसने, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और जो दूसरा बैठक था इसका अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। किसने, राजेंद्र प्रसाद। तो पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान जो है वो डैश द्वारा बनाया गया था। तो भारतीय संविधान जो कल आपको बताया थे, भारतीय संविधान याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 में किया गया था। कब किया गया था, 1946 में किया गया था। तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत का पहला क्वेश्चन है पद्मावती कौन थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पद्मावती कौन थी। तो पद्मावती कौन थी, तो पद्मावती कौन थी, तो मगध की राजकुमारी थी। कौन थी, मगध की राजकुमारी थी। पद्मावती कौन थी, मगध की राजकुमारी। अगर पूछ देगा वासव दत्ता, वासव दत्ता कौन थी, तो अवंती की राजकुमारी। ठीक है, अवंती की राजकुमारी। अगर पूछ देगा उदयन कौन थे, उदयन कौन थे, तो आप कहिएगा वत्सराज।
ठीक है, यानी वत्स का राजा। उसके बाद से अगर पूछेगा यज्ञधरायण, यज्ञधरायण कौन थे, तो आप कहिएगा जो वत्स का राजा है, यानी वत्स राज उदयन का मंत्री था। कौन था? उदयन का मंत्री था, उदयन का मंत्री। ब्रह्मचारी कौन है? तो ब्रह्मचारी जो है वह तपोवन में आया था। कहाँ आया था? तपोवन में। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मचारी कहाँ से आया था, तो राजगिरी से आया था, राजगीर में रहता था। ठीक है, वहां पे जब लवानक नामक गांव में, लवानक नामक गांव में आग लगती है, तो वहां से तपोवन आया था, वहां पे वेद पढ़ने के लिए गया था। ठीक है, चलिए। उसके बाद से एक और चीज याद रखिए, भास कौन थे? भास, तो भास जो थे वो प्रमुख प्रमुख नाटककार थे। उन्होंने 13 नाटक लिखे थे। कितने? 13 नाटक लिखे थे। ठीक है, जिसमें से एक नाटक स्वप्न वासोदत्ता है। क्या है? स्वप्न वासोदत्ता। ठीक है, यहाँ से तपोवन ब्रह्मचारी लिया गया था। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया पद्मावती कौन थी, तो मगध राजकुमारी। अब है स्वप्न वासोदत्ता का रचनाकार कौन है, तो जिस स्वप्न वासोदत्ता जो नाटक है, इसका रचनाकार कौन है, तो भास है। कौन है? भास है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया है? तपोवन ब्रह्मचारी पाठ, इसको ये सभी क्वेश्चन हम लोग संस्कृत में देखे थे। ठीक है ना, अब इसका हिंदी में हम लोग देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वासव, तीसरा का आंसर हो जाएगा तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया, तो स्वप्न वासवदत्तम से लिया गया। कहाँ से? स्वप्न वासवदत्तम से। चौथा क्वेश्चन है कि वासवदत्ता कहाँ की राजकन्या थी और कहाँ की राजकुमारी थी, तो वासवदत्ता कहाँ की राजकुमारी थी? अवंती की। ठीक है, बाद में इसीलिए तो उसका नाम बदल कर यज्ञधरायण जो है, नाम बदल के क्या रख देते हैं? अवंती ही उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, जब मगध राजकुमारी के पास ले गए थे अपनी बहन बनाकर। तो अग्निकांड कहाँ होता है, तो अग्निकांड लवानक नामक गांव में होता है। कहाँ? लवानक नामक गांव में अग्निकांड होता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो गया संस्कृत का। अभी हम लोग होम साइंस का जो हम लोग 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कह रहे कि बच्चों को पूरक आहार देनी चाहिए, यानी बच्चों को पूरक आहार कब देनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो नवजात शिशु है, कौन? नवजात शिशु। तो नवजात शिशु को पूरक आहार, पूरक आहार क्या होता है पहले देख लो। पूरक आहार, इसको बढ़िया से देखिएगा, सब्जेक्टिव भी पूछता है। पूरक आहार क्या होता है? वह आहार जो बच्चों को माँ के दूध के अलावा दी जाती है। दूध के अलावा दी जाती है, मतलब जो आहार बच्चों को माँ के दूध के अलावा दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक आहार कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस, ठीक है, उसके बाद से तरल, अर्ध तरल। ठीक है, पूरक आहार जो है बच्चे को कब दी जाती है, तो याद रखिएगा वो 6 माह, नहीं 6 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो 6 माह तक जो बच्चे को जो है दूध ही पिलाया जाता है, फिर उसके बाद से 6 माह के बाद जो है धीरे धीरे उसको पूरक आहार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन माता के दूध के अलावा, यानी माँ के दूध के अलावा नवजात की जरूरत होती है, यानी माँ के दूध के अलावा नवजात, यानी नवजात शिशु को किसकी जरूरत होती है, तो शहद की, या ग्लूकोज की, या पानी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी नवजात शिशु को माँ के दूध के अलावा किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए, तो नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए, तो जन्म के दिन से, यानी जैसे अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद से उसको स्तनपान कराना चाहिए। देखिए, स्तनपान मतलब क्या होता है? स्तनपान मतलब होता है कि माँ के दूध से परिचय, यानी मतलब बच्चे को माँ का दूध पिलाना, वही स्तनपान कहलाता है।
समाजीकरण के साधन क्या है, यानी समाजीकरण के साधन क्या होते हैं, तो परिवार एवं माता पिता ये भी होता है, सामाजिक वातावरण ये भी होता है, संगी साथी और स्कूल कॉलेज ये भी होता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी समाजीकरण यानी समाज में जब सभी लोग मिलजुल कर रहता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, माँ का दूध जो है वो बच्चों को प्रदान करते हैं, यानी माँ का दूध जो है वो बच्चों को क्या प्रदान करता है, तो याद रखिए माँ का दूध जो है बच्चों को प्राकृतिक प्रतिकारता है, यानी कोई रोग, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा एवं स्नेह, ये दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक प्रतिकारता रोग रोगाणु, ठीक है, से लड़ने की क्षमता, सुरक्षा एवं स्नेह उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर होम साइंस का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि वाल्ट विटमैन ये जो कौन है, तो ये आपके किताब में सेकेंड कविता है, दूसरा कविता है, नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का जो पोएट है, कौन है, कविता का पोएट यानी कवि है कौन, तो वाल्ट विटमैन। तो क्वेश्चन करें कि वाल्ट विटमैन बिलोंग टू, यानी वाल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो द यूएसए, इसको पूरा हम लोग कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी आप शॉर्ट में कहिए अमेरिका, ठीक है। वाल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे, तो अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी द यूएसए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज कम्पोज्ड बाई, यानी किसने कहा था कि मैं स्वयं उत्सव मनाता हूं और स्वयं गाता हूं, यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये किसने कंपोज किया था, याद रखिएगा वाल्ट विटमैन। किसने, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद से तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम, यानी कहाँ से लिया गया, तो कहा किसने था, तो आपको बताएं वाल्ट विटमैन। किसने कहा था, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे, तो द यूएसए यानी अमेरिका से, ठीक है। अच्छा अब है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ कहाँ से लिया गया, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, यानी मैं सभी खतरों पर स्वयं को बोलने की अनुमति देता हूं, यह लाइन जब कहाँ से लिया गया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कि डैश डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स एंड ग्रास एंड ड्रम टैप्स, यानी लीव्स एंड ग्रास, ठीक है। एक और था ड्रम टैप्स, या कलेक्शन किसका है, यानी रचना किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वाल्ट विटमैन का है, किसका है, वाल्ट विटमैन का है। लिव्स ऑफ ग्रास 1855 में पब्लिश्ड हुआ था, जो उनकी पहली था, और ड्रम टैप्स जो है 1866 में पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। ये हम लोग 5 क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश के कंप्लीट कर चुके, यानी हम लोग पार्ट 5 तक पहुंच गए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।